हेलो स्टूडेंट्स, नई क्लास, नया जोश, नया जुनून। तो बेटा दक्षिणा के क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज करना क्या शुरू है। हम लोगों ने पढ़ लिया एम्फीबिया, एव्स। एव्स नहीं, एव्स तो आज पढ़ना है। हमने एम्फीबिया कर लिया, पाइसेस कर लिया, रेप्टिलिया कर लिया, और आज उस चीज़ों को, उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है जिसको हमने यूजुअली आसमान में उड़ते हुए देखा है। वो एनिमल्स जो आसमान में उड़ रहे हैं दो पंखों के सहारे, है ये टेट्रापोडा के अंदर पाई जाने वाली एक क्लास, और क्लास का नाम है एव्स। अब यहाँ पे बेटा बड़े नए नए और कुछ अलग एक इंट्रोडक्टरी नाम से, मतलब आपको कुछ करेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आपको इससे पहले जो अभी तक आपने रेप्टिलिया में देखा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा। है छोटा सा एरिया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ कौन कौन सा कंसेप्ट, कैसा कैसा कंसेप्ट और कैसी कैसी बातें हम नहीं स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक बात मैं आपको अच्छे से बताऊं, वेन एवर यू फाइंड दिस वर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको कभी भी ये वर्ड आता है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसका मतलब ये फीचर इसी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यानी एक जिस फीचर को देख के आप कैरेक्टराइज कर सकते हो कि ये फीचर सिर्फ यही और कहीं नहीं है, जिस फीचर की मदद से आप कह सकते हो कि ये फीचर इसी एरिया में डिफाइंड है, तो ऐसे फीचर को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। समझे? तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, जिसको एव्स कहते हैं, इज द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। पॉइंट, जो फेदर्स हैं वो बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप अगर सोचे और थोड़ा सा पूरा का पूरा दिमाग लगाए ना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंख है, पंख फेदर्स, वो सिर्फ यहाँ मिलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बेटा इस तरीके से बनाऊं, द ओनली ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्लाई आर एव्स, या फिर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसा करूं कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स इज फ्लाइंग, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत? जल्दी से बताओ। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स इज फ्लाइट, इज द पावर ऑफ फ्लाइंग, उड़ना एक एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत? बेटा ये स्टेटमेंट गलत होगा। अब सोचो इस बात को क्यों गलत है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना बेटा, ऑब्जर्व करने में तो बैट, चमगादड़, ये तो बेटा एक मैमल होती है, लेकिन फिर भी उड़ रही है। वो एव्स तो नहीं होती, मैमल होती है ना, बट कैन स्टिल फ्लाई। आपके पास जितने जितने छोटे छोटे मक्खी मच्छर होते हैं वो भी तो उड़ सकते हैं, उनके पास तो फेदर्स नहीं होते, बट फिर भी उड़ सकते हैं। तो फ्लाइट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स बट द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स जिसको पंख कहते हैं, वो सिर्फ एव्स में मिलते हैं, कहीं और नहीं। मैं पंख वो वाली नहीं बात कर रहा हूँ बेटा, फेदर समझते हो ना, जो एक विंग के अंदर भी छोटे छोटे जो आपको फेदर्स मिलते हैं। मैं ऐसे वाले फेदर्स की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से आपको फेदर्स मिलते हैं ना बेटा, ये मैं इन फेदर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो किसके अंदर मिलते हैं, एव्स में। ठीक है। और all the aves can fly, is this statement right or wrong? The statement would be wrong। क्यों? क्योंकि कुछ flightless birds होती है ना बेटा, जैसे ऑस्ट्रिच, जैसे ईमू, या आपके पास जैसे कीवी, या आपके पास ऐसी बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती। तो बर्ड्स फ्लाई कर भी सकती हैं चाहे नहीं कर सकती, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, चाहे वो फ्लाई करे चाहे ना करे, उसके अंदर हमेशा फेदर्स मिलेंगे। They possess a beak, they possess a beak, एक चोंच होती है इनके पास, राइट। द फोर लिम्स, क्योंकि बेटा आप सोचो, क्योंकि ये टेट्रापोडा में आ रहे हैं, और टेट्रापोडा का मतलब होता है चार पैर, तो दो आगे वाले और दो पीछे वाले। तो जो पीछे वाले पैर हैं वो तो बर्ड्स में बैठने के लिए काम आते हैं। ये जो हम कहते हैं ना, ये वाले जो 2 फीट हैं, दीज दी बैक साइड, ये पीछे मिलने वाले ये 2 फीट्स, ये तो अपने पास बढ़िया तरीके से ये वाले 2 फीट्स बैठने में कहीं पर भी बैठा यानी सिटिंग के काम आते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं, सिटिंग ऑन अ ब्रांच, बेटा इस चीज को हम वर्ड कहते हैं पर्च। क्या करना? पर्च करना। क्लियर? तो यहाँ पे जब बर्ड्स की बात करी जाती है तो बेटा बर्ड्स पर्च कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे ये वाले दोनों फीट मदद करते हैं। लेकिन जो आगे वाले 2 फोरलिम्स होते हैं ना, वो मॉडिफाई हो चुके हैं, ये ना एक मॉडिफाई हो चुके हैं ऐसे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे ये बोलता है द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। समझे? तो पंख यहाँ पे फेदर और विंग्स, 2 अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स यूज हो रहे हैं। विंग्स मॉडिफाइड 4 limbs हैं जिसके ऊपर फेदर की प्रेजेंस है, और इन सब की मदद से ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उड़ सकता है। क्लियर हुआ?
और बेटा एक और वर्ड आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। यहाँ पे ये वर्ड एनसीईआरटी तो नहीं बोलती, बट ये वर्ड है प्लूमेज। प्लूमेज मतलब द कलर एंड पैटर्न ऑफ फेदर्स। यहाँ पे आप कलर और पैटर्न अलग देख सकते हो, इसमें कलर और पैटर्न अलग देख सकते हो, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, सब चारों के अंदर बेटा हम कलर और पैटर्न अलग देख सकते हैं फेदर्स का। तो इस चीज़ को हम टर्म करते हैं प्लूमेज। ये प्लूमेज अक्सर इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप आगे देखते हैं। द हाइंड लिम्स, पीछे वाले जो पैर हैं, जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, क्लियर, स्विमिंग, तैरने के लिए। आपने देखा ना बत्तख में इस तरीके से पैर होते हैं, स्विमिंग के लिए कर सकते हैं। और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, क्लास्प करना जब आप किसी एक चिड़िया को, किसी भी चीज़ को अगर एक वो ट्री पे बैठेगी तो वो इस तरीके से ब्रांच को इस तरीके से पकड़ के बैठेगी ना, जैसे ये ब्रांच है तो उसको इस तरीके से पकड़ के बैठेगी कि गिर ना जाए। तो बेटा इस चीज़ को हम कहते हैं क्लास्पिंग। और जब भी कोई चीज़ क्लास्पिंग करता है तो वो पर्च करता है। पर्च करना यानी उड़ने के बाद थोड़ी देर बाद कहीं जाके बैठ जाना, उस चीज़ को हम कहते हैं पर्चिंग। समझे मेरी बात? हुआ यहाँ तक क्लियर? तो कहते हैं द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स। एक पॉइंट, क्या स्केल्स रेप्टिलिया में मिलते हैं? यस। और क्या स्केल्स एव्स में मिलते हैं? यस। बट कहाँ पे मिलते हैं बेटा एव्स में? इस हाइंड लिम्स के पास। और ये एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें अक्सर गलती करी जाती है, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉकिंग के काम आते हैं, स्विमिंग के काम आते हैं। बेटा एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, अगर एक बत्तख के फीट देखिए तो बत्तख के फीट ना बेटा इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ ना, सिर्फ इस तरीके से नहीं होते, यहाँ पे ना कुछ आपको चेंज मिलता है। कैसे? वो यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। देखिए ना आपने, यहाँ पे वो इस तरीके से कंप्लीटेड, अंदर से ऐसा लगा होता है कि मतलब वो ऐसे फिल्ड होते हैं। ये सुनो, उंगलियां जैसे अपनी दिखाई दे रही है ना, ऐसे नहीं होते। इनके पीछे यहाँ पे भी कवर्ड होता है फ्लैप ऑफ फ्लैश, एक फ्लैश की एक परत होती है। ऐसे फीट को हम क्या कहते हैं? वेब्ड फीट। क्या कहते हैं? वेब्ड फीट। और ये वेब्ड फीट क्या काम करते हैं? इन्हीं की वजह से तो तैर सकते हैं। वेब्ड फीट इस तरीके से पानी पट 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 करते हैं और ये पानी में आगे मूव कर पाते हैं, यानी स्विमिंग में, वॉकिंग में और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस यानी पर्च करने में मदद करते हैं। राइट? द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेप्टाइल्स में स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यस। यहाँ पे भी स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यस। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। अगर अब यहाँ पे बात करें इस एरिया में, यहाँ पर एट द बेस ऑफ द टेल, यहाँ पर आपको कौन सा ग्लैंड मिलता है? ऑयल ग्लैंड। बेटा इन ऑयल ग्लैंड को एक और नाम दिया जाता है, देखिए ना, स्किन इज ड्राई विदाउट द ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। बेटा इस ऑयल ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड। और यूरोपाइजियल ग्लैंड, ये दो नाम है। अब दिमाग लगाओ, यूरो वर्ड हमने टेल के लिए यूज किया तो था, दिस यूरोकॉर्डिटा। तो यूरोपाइजियल ग्लैंड क्यों हमने बेटा वर्ड बोला? यूरो इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद द टेल। तो आर वी एबल टू अप्लाई इट हियर? वेरी नाइस। The skin is dry. Is the skin dry in the reptilia? Definitely. Is the skin dry in amphibia? No. Amphibia में skin dry नहीं होती. Okay. क्या पाइसेस के पास स्केल्स मिलते हैं? Yes. क्या रेप्टाइल्स के पास मिलते हैं? Yes. क्या एव्स के पास स्केल्स मिलते हैं? Yes. क्या एम्फीबिया के पास स्केल्स मिलते हैं? No. ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देख रहे हो क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से आपके सामने फ्रेम कर रहा हूँ, और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। सिर्फ ये वाली बात होती है कि हम कितने आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से हमने पूरे के पूरे कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाया। राइट? द एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, यानी शरीर के अंदर मिलने वाला स्केलेटन कार्टिलेज का नहीं है, वो बोन का बना हुआ है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, न्यूमैटिक। सोचो मेरी बात बेटा, अगर बोन्स हैं तो बेटा बोन्स तो हार्ड है। अगर बोन्स के बीच में कैल्शियम भरा हुआ है तो बोन्स हार्ड है, तो बोन्स तो हैवी होंगी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो बर्ड्स हैं बेटा हवा में उड़ रही हैं। अगर बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं तो बेटा बर्ड्स के पास बोन्स हैं। तो अगर आपको हवा में उड़ना है और आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? तो बर्ड्स को ये बात मालूम है, बर्ड्स को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर हमें हवा में उड़ना है तो वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो बर्ड्स यहाँ पे एग्जैक्टली क्या काम करती हैं? बर्ड्स की बॉडीज़ के अंदर जो उनकी जितनी भी बोन्स होती है ना, बोन्स अंदर से खोखली होती हैं। खोखली यानी क्या होती है? अंदर से वो कैसी होती है बेटा? हॉलो। और हॉलो होने के साथ साथ वहाँ पर एयर भरी हुई होती है।
तो सोचो आप क्या काम करो, आप एक ना बलून लो जो अंदर से हॉलो है और उसके अंदर एयर भर दो और फिर यू जंप इनसाइड द वाटर। क्या आप डूब पाओगे? नहीं। इनफैक्ट मैं ऐसा कह दूंगा कि आपका वेट कम हो जाएगा ना, आपको बॉयंसी फोर्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? समझे ना, क्योंकि एयर की डेंसिटी वाटर से भी कम है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स की बोन के अंदर छोटे छोटे, समझ लीजिए कि हाइपोथेटिकली वहाँ पे बलून्स हैं, तो एयर भरी हुई है, इसलिए बॉडी लाइटर हो जाती है। अगर बॉडी बेटा हल्की होगी तो बॉडी का जो हवा में फ्लाई करना, उड़ने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत आसान होगा। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे आपको वर्ड बता रहा हूँ, अगर बोन्स हॉलो होती हैं, क्या होती हैं? द बोन्स आर हॉलो, उनके लिए बेटा वर्ड यूज करते हैं न्यूमैटिक। क्या वर्ड यूज करते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। सो व्हाट आर न्यूमैटिक बोन्स? इफ अ बोन इज हॉलो, सो दैट वेज वी कैन कॉल द बोन एज अ न्यूमैटिक बोन, राइट? द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेंबर्स, द क्रॉप एंड द गिजर्ड। मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऐसा है ना बेटा, बर्ड्स के पास ना जॉज हम कहते हैं कि टेक्निकली नहीं है, इनफैक्ट जॉज ना मॉडिफाई हो गए। जॉज जो थे दे वर मॉडिफाइड इनटू बीक्स। ये स्टेटमेंट सही? अगर आप अपने अंदर बात करें बेटा, आपके जो जबड़े हैं, जो आपके जॉज हैं, क्या उसके बीच में टीथ हैं? ये टीथ अपने को मिलते हैं, यस। और ये टीथ क्या काम करते हैं? खाने को इस तरीके से च्यू करते हैं, राइट? अब ये जो बर्ड्स हैं इनके पास बीक है, बीक को अगर खोलो ना तो बीक के अंदर कभी भी आपको नो एट एनी पॉइंट यू डू नॉट फाइंड एनी टीथ इन द बीक। बीक के अंदर आपको दांत नहीं मिलते। अगर बीक के अंदर बेटा आपको दांत नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब क्या कि अगर एक बर्ड ने जमीन से खाना उठाया और बीक में डाला तो क्या बीक उस खाने को तोड़ सकती है? नहीं। बीक उस खाने को ग्राइंड और क्रश कर सकती है जैसे टीथ करते हैं? नो। तो बेटा इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर विद इन देयर बॉडी चाहिए जो खाने को क्या कर सके? ग्राइंड कर सके, क्रश कर सके, राइट? तो उस क्रश करने के लिए, उस प्रोसेस के लिए जो उनको ये ऑर्गन चाहिए बेटा, उस ऑर्गन को हम लोग क्या टर्म करते हैं? गिजर्ड। क्या टर्म करते हैं यहाँ पर? गिजर्ड। अब ये गिजर्ड है क्या? गिजर्ड समझ लो इस तरीके से एक आटा चक्की है। क्या है? एक आटा चक्की। आटा चक्की का मतलब क्या होता है कि अंदर इस तरीके से प्लेट्स लगी हुई है, एक नीचे प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है, राइट? अब यहाँ पे ऊपर से खाना आया और ये इस तरीके से घूमता गया और जितना भी खाना इसके बीच में आ रहा है वो इस तरीके से खाना यहाँ पर क्या हो गया? क्रश हुआ। तुम समझे मेरी बात? तो गिजर्ड का काम क्या होता है? जो इनकमिंग फूड होता है उसको क्रश कर देना। तो गिजर्ड आपको क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट चीज जो वर्ड है यहाँ पे क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप क्या करते हैं? स्टोर फूड। क्रॉप क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा टेम्पररीली। खाना पेट में जाने से पहले थोड़ी देर तक क्रॉप के अंदर स्टोर होता है। क्लियर हुई बात बेटा? तो यहीं पर आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखे कि ये जो अपने पास डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये कहता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेंबर्स, द क्रॉप एंड गिजर्ड। गिजर्ड का काम आटा चक्की की तरह है, ग्राइंडिंग द फूड। तो टेक्निकली फूड जो टीथ से ग्राइंड होना था उसकी जगह वो कहाँ से ग्राइंड हो रहा है? वो गिजर्ड से ग्राइंड हो रहा है, राइट? और क्रॉप का काम बेटा क्या है? फूड के स्टोरेज का। The heart is completely 4 chambered। और यहाँ पे आपको एक चेंज दिखाई देता है। फिशेस में मिला 2 chambered heart, आपको एम्फीबिया में मिला 3 chambered heart, रेप्टाइल्स में मिला 3 chambered heart with the exception of crocodile which has 4 chambered। यानी यहाँ पर आपको हार्ट कैसा मिल रहा है? completely 4 chambered। और they are warm blooded animals। ये कंसेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को देखो। हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड, क्लियर है। द वार्म ब्लडेड का नाम देखा होम्योथर्मस ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर एक मेंटेन रहेगा। मैं इस बात को बेटा आपको एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ। हम जो मैमल्स हैं वो होम्योथर्मस ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर की बात करें तो हम अपने बॉडी का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर गलती से किसी भी रीजन से आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा ना तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ कैसे? जैसे जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमें फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखो थोड़ा सा ये अगर टेम्परेचर बढ़ गया, इनफैक्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर का डिग्री, मैं फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्सियस की अगर बात करूँ, अगर फ़ारेनहाइट स्केल की जगह अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर
आपकी बॉडी का टेम्परेचर बेटा 39 डिग्री भी हो जाए ना, इवन 2 डिग्री भी बढ़ जाए, इसको हम हाई फीवर कहते हैं। हाई फीवर होता है ना 104 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब हिसाब लगाइए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अगर अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो शरीर की कितनी बुरी हालत हो जाती है। समझे मेरी बात? यानी हमारी बॉडी इंटरनली कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए हमें बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट। और जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बेटा हम लोग क्या टर्म करते हैं, होम्योथर्मस। क्लियर हुई मेरी बात? ओके। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन किसकी मदद से? लंग्स में। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स दैट सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ये एयर सैक का कंसेप्ट है क्या? अभी इस बात को भी बेटा मैं नोट्स में ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए एनसीईआरटी फिनिश करते हैं पहले। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल, तोता तोता और मैना, तो तीन ही होता है ना। पिकॉक एंड पीहेन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिकॉक है। और पिकॉक बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेल के पास बड़े बड़े फेदर्स होते हैं, जो पीहेन होती है वो व्हाइट कलर की छोटी सी होती है, एकदम बिल्कुल उसके पास कोई सुंदर फेदर्स नहीं होते। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, समझाऊंगा अभी बात। सेक्सेस आर सेपरेट, क्लियर हुआ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे। दे आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या? एग्स देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी लार्वा यहाँ नहीं है। ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको दिए हुए, कॉर्वस, क्रो, कोलुम्बा, पिजन, सिटाक्यूला, पैरट, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकक, एप्टिनोडाइटिस, पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन, वल्चर। ये याद करना पड़ेगा। इनफैक्ट बेटा कॉर्डेट्स में जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए, अगर वो अच्छे से याद हैं तो पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगर याद ना हुए तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा, क्वेश्चन एनिमल किंगडम से छूट जाएगा और अपने को वो काम नहीं करना। यहाँ तक तो हुआ बेटा क्लियर? तो आइए देखते हैं अपन नोट्स। हमने सबसे पहली बात थोड़ी देर में पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि जो एव्स हैं, एव्स जो हमारे पास बर्ड्स हैं, वहाँ पे जॉज तो नहीं होते। इनफैक्ट जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, जॉज आर रिप्लेस्ड बाय द बीक। एंड कमाल की बात, यहाँ पे टीथ तो एब्सेंट है। जब टीथ एब्सेंट है तो किसी को तो क्रश और ग्राइंड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो गिजर्ड है, ये गिजर्ड एक स्ट्रक्चर है जो ग्राइंडिंग में मदद करता है। क्लियर हुई बेटा बात? ऑल्सो क्रॉप, दूसरा वाला एडिशनल चेम्बर है, ये स्टोरेज में मदद करता है। खाना जो एक्सेस आपके पास आया है उसकी स्टोरेज में कौन आपको मदद करेगा? ये क्रॉप मदद करेगा। हम कहते हैं कि क्रॉप एक और काम करता है। ये क्वेश्चन ना बहुत कम आता है, लेकिन इसको अपने दिमाग में डालना है। क्रॉप सिक्रीट्स पिजन मिल्क। एक कहते हैं कि पिजन मिल्क मतलब एक सिक्रीशन, एक फ्लूइडिक सी, जब क्रॉप खाना स्टोर करता है ना तो उस खाने की ही एक लिक्विड फॉर्म है जिसको पिजन मिल्क कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ये रिलीज करता है। सिर्फ आपको इतना जानना है, राइट। अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। बेटा अगर हार्ट किसी ऑर्गेनिज्म का हुआ अगर 4 चेम्बर, तो इसका मतलब क्या है? देखो इधर हार्ट बेटा अगर होता है 4 चेम्बर्ड, तो अब यहाँ पे इस तरीके से बॉडी को ना मैं यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ। पहले 4 चेम्बर्ड हार्ट इस तरीके से, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट। अगर 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो मैं यहाँ पे कुछ ना आपको डायग्राम सिखाता हूँ कि देखिए, इधर से देखते रहना बेटा। इधर से ब्लू कलर से, मैं जान के ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, ये ब्लड यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से ब्लड बेटा इधर गया और इधर से ब्लड ऊपर जाएगा, और ये ऊपर किसके पास जाएगा? लंग के पास। लंग्स के पास बेटा जब ब्लड जाएगा तो ब्लड यहाँ से लंग से रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आया, राइट। यहाँ से इधर गया और इधर से इधर वापस गया, और वापस किसके पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? बॉडी के पास। बॉडी के साथ एक्सचेंज होता है और बॉडी फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर भेज देती है। ये सर्कुलेशन आपको समझ आ रही है? अब बेटा ध्यान से मेरी बात यहाँ देखना। हार्ट जो है, हार्ट का जो ये वाला पोर्शन है जिसके ऊपर मैं हाईलाइट जो अभी कर रहा हूँ बेटा, ये वाला पोर्शन में आपको जितना भी ब्लड आ रहा है वो आपको क्या रेडिश पिंकिश ब्लड दिखाई दे रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एम आई राइट बेटा? यहाँ पे ब्लड आपको टोटली ऑक्सीजनेटेड है, और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, इस वाली तरफ मैं जो ब्लड दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड है, राइट। अब कमाल की बात ये है ना बेटा कि जब आपके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट था, कितना? जब आपके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट था तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है क्या? कहीं पर ये मिक्स हुए? नहीं। जैसे 3 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होता है बेटा, इधर से ये वाला जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये 3 चेम्बर्ड हार्ट का बना रहा हूँ,
देखो इधर 3 चैम्बर में 4 नहीं है ना, तो बॉडी ने क्या किया, नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, राइट। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया बेटा, लंग्स के पास गया, ये वाला मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ब्लड यहाँ से यहाँ आया। तो अब इस वाले एरिया में क्या कंडीशन हो रही है, देखते रहना ये बात। इस वाले नीचे वाले एरिया में आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया और इस एरिया के अंदर आपके पास ये वाला ब्लड भी आया। क्या आपके पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो रहा है? बेटा मिक्स होने के बाद आप हिसाब लगा सकते हो ना ब्लड कैसा सा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि जो ब्लड है, अगर बेटा ब्लड इस तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है, तो इस वाले केस में, जब मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इधर एक सेकंड रुको, जब मैं बेटा इस वाले केस की 4 चेम्बर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, अरे यार, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वो वेरी वेरी हाई होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वो लो होगा। ये ऑक्सीजन कंटेंट कहाँ होगा, विच ऑक्सीजन कंटेंट इज हाई विच रीचेस बॉडी, राइट। और यहाँ पर भी तो देखो ये इधर आ रहा है, यहाँ पे ये बॉडी के पास जो पहुँच रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन कंटेंट कम है ना हमारे पास। इस वाले ब्लड में, जिसको मैंने लाइट ब्लू से यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट रेड से दिखा रहा है क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन कंटेंट कम है, राइट बेटा। अब कंसेप्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपको क्या हो रहा है, देयर इज अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये स्टेज 2 है कंसेप्ट की। कंसेप्ट समझो फिर हम रिलेट करेंगे। आपके पास कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है यानी आप विंटर्स की बात कर रहे हैं। जब बेटा विंटर्स के अंदर हम लोगों को ठंड लगती है तो शरीर क्या करता है, शिवर करता है, शिवर करता है। जब शरीर शिवर कर रहा है तो शिवरिंग क्या करता है, कांपता है ना, कांपना, शिवर मतलब कांपना। तो कांपना बेटा एक टाइप की एक्सरसाइज है और इस कांपने की वजह से क्या होता है, इस एक्सरसाइज की वजह से बॉडी जेनरेट्स हीट। यहाँ तक अपने को कंसेप्ट हो रहा है, यानी अगर आप कांप रहे हो तो कांपने की वजह से बॉडी जनरेट्स हीट, राइट, और हमें ठीक लगता है। जब हम इस तरीके से कांपते हैं तो बॉडी इंटरनली हीट जनरेट करती है, तो बॉडी बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाती है। तो कांपना हमारे लिए एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। अब बेटा जब बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो मुझे बताओ, इस एक्सरसाइज के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एटीपी क्या ये कंज्यूम होगा? यस। दैट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ, टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अगर आपको इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, एटीपी इज एक्सपेंडेड यानी खर्च होती है या फिर यानी यूज्ड। ये स्टेटमेंट समझ आए? तो इन मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर द एटीपी इज एक्सपेंडेड, द एटीपी इज यूज्ड। हुई बेटा बात यहाँ तक क्लियर? पक्का? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अब हम एक्सटर्नल आगे कंसेप्ट बढ़ाते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट देखो, इधर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बॉडी के पास ज़्यादा पहुँच रहा है। यस। अब ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी के पास ज़्यादा पहुँचता है, तो एक बात बताइए, हमारी बॉडी ऑक्सीजन यूज़ तो करती है, हमने सांस लिया तो हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज़ किया, बट क्यों? हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों? ये वाला कंसेप्ट भी सीखते हैं स्टेज 3। हमने ये पढ़ा स्टेज 1 कंसेप्ट, हमने 4 चैम्बर और 3 चैम्बर समझा। हमने ये समझा कि अगर आपको होम्योथर्मस करना है यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब मैं तीसरा कंसेप्ट ये सीख रहा हूँ कि आपको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड ऑक्सीजन। अगर बेटा आप लोग लेते हैं फूड में यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिख देता हूँ, ये जो ग्लूकोज है वो खाया, वो ब्लड के थ्रू सेल्स के पास गया, तो यानी ग्लूकोज एक सेल में गया। कि अगर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये सेल है और ब्लड ग्लूकोज के साथ साथ बेटा ऑक्सीजन लेके आया, तो यहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन भी आए। तो ये जो सेल है ना बेटा, ये इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, प्रोड्यूस एटीपी। क्या प्रोड्यूस करेगा? एटीपी। यानी एटीपी विच इज द एनर्जी
एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फूड जो ग्लूकोज है और आपके पास ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेगा। क्लियर? तो अगर बेटा ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, तो क्या एटीपी ज़्यादा बनेगा? और आप सोचो, अगर ऑर्गेनिज्म एक एव्स है, एक बर्ड्स है, तो क्या उसको उड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, एव्स को उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर एव्स को मालूम बेटा, अगर उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन अपने टिश्यूज़, अपने सेल्स के पास पहुंचाना पड़ेगा। और अगर उसको वो पहुंचाना पड़ेगा तो क्या उसको 4 चेम्बर्ड होना ज़रूरी है? यस। तो ये कंसेप्ट बेटा, जो 3 आपको स्टेप्स बताए, तो मैं स्टेप में बोलूँगा, मोर O2 अवेलेबल, मोर ATP इज प्रेजेंट, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड मीट द रिक्वायर्ड एनर्जी कंडीशंस, द बॉडी नीड टू, है ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, बॉडी को एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो एटीपी ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है, द ऑक्सीजन शुड रीच द सेल्स ऑफ द बॉडी इन अ हायर अमाउंट। सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग होना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कितने चेंबर हार्ट के चाहिए? 4। तो आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ आए कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होने से ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग होगा, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा तो एटीपी ज़्यादा बनेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा एटीपी है, इसको यूज़ करके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जा सकता है और बॉडी की जो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए, जब आप मैमेलिया का केस बात करते हैं तो वहां पर भी बॉडी को होम्योथर्मस कहा जाता है, इसलिए वहां पे 4 चेम्बर्ड हार्ट है। हुआ बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हार्ट 4 चेम्बर्ड है और साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस बेटा यहाँ एब्सेंट है। मैंने आपको कहा था एक कंपैरेटिव चार्ट बनाने के लिए, तो आपने चार्ट बनाया होगा तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। आरबीसी ओवल शेप में और अभी भी बेटा आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, राइट। ऑल्सो अगर आप ब्लड में, इन बर्ड्स के ब्लड में देखें ना, तो आरबीसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी पर यूनिट ml ऑफ ब्लड आरबीसी जितने ह्यूमंस में मिलेंगे, समझ लो 1 ml में ह्यूमंस में 10 आरबीसी मिल रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में बर्ड्स में 1 ml ब्लड में कम से कम 20 to 30 आपके पास आरबीसी मिलेगी। आप समझ रहे हैं? आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा है। इससे बेनिफिट क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर पहुंच पाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर हो पाती है। हुआ बेटा क्लियर यहाँ पे? ऑल्सो एक बात ध्यान से सुनना, आरबीसी बहुत ज़्यादा नंबर में, इसलिए एव्स के ब्लड को रिचेस्ट ब्लड कहा जाता है, क्योंकि बहुत रिच होता है। इट इज़ वेरी वेरी रिच इन नंबर ऑफ आरबीसीज विच आर प्रेजेंट। हुआ बेटा क्लियर? शाबाश। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस है, ये बात अपन सीख चुके हैं। रेस्पिरेशन के नाम पे बेटा इनके पास लंग्स हैं और लंग्स के साथ एयर सैक्स है। तो आइए लंग्स और एयर सैक का भी कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। लंग्स और एयर सैक का कंसेप्ट बेटा अपने को क्या समझाता है? यहाँ पे कंसेप्ट का नाम देते हैं लंग्स एंड एयर सैक्स। ऐसा है ना बेटा कि जो ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स ज़मीन के पास भी उड़ती हैं और आसमान में बहुत ऊंचाई पे भी उड़ती हैं। क्लियर? तो अब क्या है, ऑल्टीट्यूड ड्यूरिंग फ्लाइट, ऑल्टीट्यूड ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो क्या करता है? वेरी करता है। अगर फ्लाइट के दौरान ऑल्टीट्यूड वेरी करेगा तो बेटा एक तो बात पता है, अगर ऑल्टीट्यूड वेरी करेगा तो इसके साथ साथ प्रेशर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? प्रेशर डिफरेंस गेट्स इंट्रोड्यूस्ड। ये बात मेरी आपको समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ फ्लाइट से ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ, कभी ज़मीन के पास उड़े तो कभी आसमान में बहुत ऊंचा उड़े, तो इससे क्या हो रहा है? प्रेशर का डिफरेंस है। ज़मीन के पास तो एयर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। एज यू गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना बेटा। तो जो हमारे लंग्स होते हैं ना बेटा, इनको अगर सांस लेनी है, एक्सचेंज करना है एयर का, तो ये प्रेशर के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे? प्रेशर के बेसिस पे। मैं ऐसा कह रहा हूँ, इफ द लंग्स हैव टू एक्सचेंज द एयर, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। क्लियर हुआ? तो लंग्स अगर प्रेशर के बेसिस पे ये सारा का सारा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जब ज़मीन के पास आने से और एकदम ऊपर जाने से प्रेशर का वेरिएशन आता है, तो लंग्स जो है ना बेटा, ये सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे। आप भी, जैसे अगर मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ से उठा के एकदम माउंटेनियस एरिया में ले जाऊँ ना, या और भी ऊपर हाइट पे ले जाऊँ, तो सांस आने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर वेरी कर जाता है।
तो बर्ड्स तो कभी एकदम यहाँ होती है, विद इन 1-2 मिनट में एकदम ऊपर चले जाती है। इतनी जल्दी अगर वो चेंज करती हैं तो बेटा प्रेशर तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर प्रेशर इतनी ज़्यादा वेरी करता है तो लंग्स को सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो बर्ड्स ने अपने पास क्या डेवलप किया है, एयर सैक्स। तो एयर सैक्स किस तरीके से होते हैं, अगर मैं बेटा आपको कहूँ कि लंग्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से लंग्स हैं, तो लंग्स के साथ एसोसिएटेड यहाँ पे एक पाउच है, लंग्स के साथ एसोसिएटेड इस तरीके से पाउच है जिसको मैंने कह दिया एयर सैक। ये एयर सैक क्या काम करेगा, एक्सेस हवा को अपने पास स्टोर करेगा। लंग्स की अमाउंट में, लंग्स के अंदर जो प्रेशर हो वो इतना अप्रोप्रिएट हो कि सांस लेना आसान हो जाए, इस चीज़ में हेल्प कौन करेगा, एयर सैक। जब लंग्स को एक्स्ट्रा हवा चाहिए होगी तो ये सप्लाई करेगा। अगर लंग्स में हवा ज़्यादा है ताकि ऊपर से प्रेशर का एरिया आ रहा है तो एयर सैक अपने पास हवा ले लेगा। सिंपल क्लियर हुआ। यानी एयर सैक्स मदद करते हैं एव्स को ताकि ऑल्टीट्यूड वेरी करने पे जो प्रेशर डिफरेंसेस आए वो प्रेशर डिफरेंसेस से सांस लेने के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वाली बात कौन हेल्प करता है बेटा, एयर सैक्स। तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी बढ़िया से हो गया क्लियर, राइट। लंग्स के पास एयर सैक्स है, क्लियर। बेटा लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, यहाँ पे मेल्स में इसको बेटा एडम्स एप्पल कहते हैं। ये जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है ना, वो इनके पास यहाँ पर नहीं है। ये लैरिंग्स वोकल कॉर्ड जिसके पास नहीं है, बोल नहीं सकते लेकिन आवाज़ तो निकालते हैं। तो आवाज़ निकालने के लिए इनके पास मॉडिफाइड साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स का मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम कहते हैं सिरिंग्स। क्या कहते हैं, सिरिंग्स। और सिरिंग्स बेटा एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इट इज़ लाइक लेरिंग्स बट इट इज़ नॉट लेरिंग्स। तो क्वेश्चन आता है लेरिंग्स इज एब्सेंट एंड इन प्लेस ऑफ लेरिंग्स व्हाट डू वी हैव सिरिंग्स। एक्सक्रीशन में बेटा यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। और सोचो आपको 3 मोड्स बताए, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इज अमोनिया, सबसे लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। तो इन तीनों में सबसे कम पानी किसको चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए, यूरिक एसिड को ना बेटा। तो यूरिक एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी हाई फॉर्म, उनको पानी की ज़रूरत इतने ज़्यादा नहीं है। सोचो अगर बर्ड्स को यूरिया चाहिए, यूरिया एक्सक्रीट करते तो बर्ड्स को यूरिनेट करना पड़ता, यूरिन बनाना पड़ता। अगर बर्ड्स को बेटा उड़ना है तो बर्ड्स का आधे से ज़्यादा वेट तो उनके सुसु का होता, समझे मेरी बात। तो बर्ड्स को अगर इतनी हाइट पे उड़ना है ना बेटा, तो बर्ड्स को एग्जैक्टली यूरिक एसिड प्रेफर करना पड़ेगा ताकि बॉडी में यूरिक एसिड होगा तो यूरिक एसिड को एज अ पेस्ट के फॉर्म में, जैसे बीट कहते हैं ना, उसके फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अगर बर्ड्स के पास यूरिया होता तो बर्ड्स को यूरिनेट करने के लिए यूरिन इतना स्टोर करना पड़ता, वो तो बेटा प्रॉपर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती ना, इसीलिए। समझे मेरी बात। तो यूरिक एसिड क्यों स्टोर किया गया, आपको कंसेप्ट हो गया क्लियर। बेटा किडनीज वही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, मेटानेफ्रिक, क्योंकि यूरिन नहीं होगा तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। और क्लोका प्रेजेंट है। क्लोका के ऊपर भी बेटा जो आप कंपैरेटिव टेबल बना रहे हैं उसमें क्लोका भी ऐड करना। नर्वस सिस्टम, ये तो आप कर ही रहे हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ पे कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर्स, नोज, आईज, इनकी बात करते हैं बेटा। ईयर्स के नाम पे कान अलग से नहीं है, इनफैक्ट मिडल ईयर के लिए यहाँ पे जो अलग से बात करी जाती है, एक बोन होती है जो मिडल ईयर में मिलती है, एक बोन, उसको कॉल्यूमेला कहते हैं। जैसे हमारे मिडल ईयर में बेटा मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ये 3 नाम पढ़े हैं ना हमने, 9th क्लास से पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास वर्ड है कॉल्यूमेला। कभी कभी किसी पेपर में, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है। अब तो नहीं आएगा बट फिर भी आप लोग एक्स्ट्रा तैयारी के साथ चलेंगे। नोज के लिए ऑल्फैक्शन यानी सांस स्मेलने लेने वाली जो कैपेबिलिटी होती है, इट इज पुअरली डेवलप्ड। रेप्टाइल्स में बहुत हाईली डेवलप्ड थी। जैकॉब्सन्स ऑर्गन याद है ना बेटा, यहाँ पे वो पुअरली डेवलप्ड होती है। आइस, अब नया कंसेप्ट। अब आप क्या करते हैं, आप लोग ना पानी के नीचे स्विम करने जाते हैं, तो व्हेन यू ओपन योर आईज इनसाइड द वाटर तो आपको साफ साफ कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आपने वो नहीं किया तो आपने बाइक या साइकिल तो बहुत तेज स्पीड में चलाई होगी। साइकिल में खास पता नहीं लगता, लेकिन बाइक में तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर बहुत तेज स्पीड में चलती है ना तो आंखों से पानी निकलता है और आंखें बंद होने लगती हैं, राइट। तो ये क्यों प्रॉब्लम होती है, आपकी जो आंखें हैं उसके ऊपर अगर डायरेक्ट एयर लगेगी ना या डायरेक्ट पानी लगेगा तो उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप जब पानी में जाते हैं तो व्हाट डू यू डू, आप पानी में जाने के बाद एक स्विमिंग गॉगल्स लगाते हैं। स्विमिंग गॉगल्स से क्या होता है, आपकी आंखों से डायरेक्ट पानी कांटेक्ट में नहीं आता है, और अगर पानी कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपको एकदम बढ़िया से दिखाई देता है जैसे अभी दिखाई दे रहा है।
या फिर अगर आप बाइक बहुत तेज चला रहे हैं और हवा आंखों में लग रही है तो अपने हेलमेट का शीशा बंद कर लो या फिर गाड़ी में बैठ जाओ। देखो गाड़ी के अंदर बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप शीशा हेलमेट का तेज स्पीड में बाइक चलाओ और हेलमेट का नहीं चलानी, बट वैसे बता रहा हूँ अगर आप कहीं बैठे हैं और तेज स्पीड में चल रही है तो हेलमेट का शीशा उतार के देखना, आपकी आंखों में पेन होना शुरू हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये लोग तो ना स्विमिंग गॉगल्स पहन सकते हैं ना इनके पास हेलमेट होता है, तो नेचुरली इन्होंने आंखों के ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर ली है जिसको हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या काम करता है बेटा, आंखों को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है ताकि अगर ये बहुत तेज स्पीड पर अगर उड़ भी रहे हैं तो आंखों से इनके पानी ना आए और ये अपना विजन एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर रख सके। हुआ क्लियर बेटा यहाँ तक? शाबाश। ऑल्सो इनके पास बेटा एक और सेंस, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ये पेक्टन वाली बात, अरे कहाँ चला गया ये, क्यों ये पेक्टन बेटा सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब नहीं करना तुम्हें, राइट। आगे करते हैं, ये वाला भी ये पोर्शन भी नहीं करना था, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट, स्किन एंड स्केलेटन। एनसीईआरटी ने कहा स्किन ड्राई है, कोई ग्लैंड्स नहीं, सिर्फ एक ही ग्लैंड है जो टेल की बेस पे मिलता है, उसको कहते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड या फिर प्लीन ग्लैंड, राइट। फेदर्स होते हैं जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी फेदर्स कहीं और नहीं मिलेंगे। फेदर्स केराटिन एक प्रोटीन होता है, जैसा प्रोटीन हमारे हेयर में मिलता है, जैसे नेल्स में मिलता है, वैसे यहाँ पे केराटिन प्रोटीन है और इससे फेदर्स वाटर प्रूफ रहते हैं। ऑल्सो बोन्स खोखली होते हैं, न्यूमेटिक होती हैं। क्यों खोखली होती हैं? ताकि बॉडी का जो जनरल वेट है वो थोड़ा कम हो और उड़ने में आसानी, राइट बेटा। पोर्टल सिस्टम्स की बात करें तो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों हैं यहाँ पर, लेकिन हेपैटिक तो वेल डेवलप्ड है और रीनल पोर्टल सिस्टम इल डेवलप्ड है, यानी पुअरली डेवलप्ड है। अब एक ये वर्ड पाइगोस्टाइल ना बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स दे देते हैं, तो ये पाइगोस्टाइल ना वर्ड ध्यान से सुनना। जब आप इसके वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, जब ह्यूमंस के वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, तो चलो हम ह्यूमंस का वर्टिब्रल कॉलम देख ही लेते हैं। कभी भी बेटा अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो उसमें होता क्या, यहाँ पे बैक साइड ये वाला रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन होता है कॉकेक्स। क्या होता है? कॉकेक्स। और ये वाला रीजन होता है सैक्रम। आप कॉक्सीजियल बोलो, इसको कॉकेक्स बोलो, ये रीजन दिख रहा है क्लियर। ये हमारे पास ये पूरा का पूरा ये पूरा बेटा वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, जिसको मैं इस तरीके से ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, सैक्रम, कॉकेक्स, राइट। तो यहाँ पर आखिरी के जो 4 लास्ट कॉकेक्स वाले रीजन की वर्टिब्रा होती है ना, दी वर्टिब्रा ऑफ द कॉकेक्स रीजन, वो चारों फ्यूज हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं पाइगोस्टाइल। और ये पाइगोस्टाइल जो स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपनी इसको ना चिड़िया को अलाउ करता है कि चिड़िया अपनी टेल ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करती रहती है, ये काम वैगिंग ऑफ द टेल इस प्रोसेस में मदद करती है। तो पाइगोस्टाइल क्या है? पाइगोस्टाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्यों बना, क्योंकि 4 कॉर्डल वर्टिब्रा, 4 कॉर्डल मतलब एंड वाली एकदम कॉकेक्स वाली रीजन की वर्टिब्रा उन्होंने फ्यूज किया और एक स्ट्रक्चर बनाया पाइगोस्टाइल, जो टेल की वैगिंग में करता है मदद। क्लियर? लास्ट पॉइंट बेटा, ये रिप्रोडक्शन के नाम पे यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, ऑर्गेनिज्म मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। डाइमॉर्फिज्म होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दैट मींस आप देख के बता सकते हो क्या ये मेल है क्या ये फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बेटा, और यहाँ पे पेरेंटल केयर भी मिलती है। पेरेंटल केयर क्या होता है? अगर एक जानवर पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स उसकी केयर कर रहे हैं तो इसको बेटा पेरेंटल केयर कहते हैं। अगर आप बर्ड्स के केस में देखें तो आपने देखा ना, छोटी छोटी बर्ड्स मुंह खोल के बैठती हैं और मदर उनके आके उनको खाना खिलाती है। ये पेरेंटल केयर बाकी जानवरों में बहुत कम देखने को मिलती है। ओनली सर्टेन ग्रुप्स शो पेरेंटल केयर, बट यहाँ पे आपको पेरेंटल केयर मिलती है, राइट। तो ये था बेटा पूरा का पूरा एव्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड एस्कियलमिन्थेस। इनफैक्ट हमने टीनोफोरा तक लास्ट काम किया था, तो आज प्लेटिहेल्मिन्थेस एस्कियलमिन्थेस को एक बार फिनिश ऑफ कर देते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस बेला नाम से मालूम है, हेलमिन्थ का मतलब होता है वार्म, प्लेटी मतलब एकदम प्लेट लाइक, एकदम चपटा। प्लेटिहेल्मिन्थेस को डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बोला जाता है, ये अपने को मालूम है। ये फ्री लिविंग और एंडोपैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। फ्री लिविंग में जल्दी से बताओ, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपने क्या पढ़ा? प्लेनेरिया। एंडोपैरासिटिक में कौन सा बताया आपने? टीनिया, राइट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉडी प्लान बेटा अभी भी ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, बट पहली बार यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मिली है। सिमेट्री के नाम पे तो हमें मालूम है, हम इमेजिन करके बोल सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री होगी। सीलोम अभी भी एसिलोमेट। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। बॉडी के अगले हिस्से पे एक हेड लाइक चीज की प्रेजेंस मिलती है, इसलिए हम सेफलाइजेशन का कंसेप्ट देखते हैं।
राइट, और पहली बार सिविलाइजेशन भी अपने को यहाँ मिली। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी, इतना तो अपने को क्लियर हो गया। फिजियोलॉजी में देखते हैं बेटा, क्योंकि टेप फॉर्म अगर पैरासिटिक है और पैरासाइट होगा तो खाना खुद क्यों जुगाड़ेगा, वो होस्ट का खाना खा लेगा, तो टेप फॉर्म होस्ट का खाना खा लेते हैं। इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, तो इनकम्प्लीट इनका सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स को बेटा नाम दूसरा सोलेनोसाइट भी दिया जा सकता है या फिर इनको प्रोटोनेफ्रीडिया दिया जा सकता है। यहाँ पे हमने सीखा था प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, तो प्रोटोनेफ्रीडिया। याद रखिएगा बेटा, ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, अगर शरीर में बॉडी के अंदर पानी के लेवल को आपको कंट्रोल करना है, जैसे आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर आपने पी लिया तो किडनी ज़्यादा जल्दी से एक्सक्रीट करा देते हैं। अगर पानी आपने कम किया तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना के किडनीज पानी को बचा लेती है ना, तो किडनीज भी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किसकी मदद से, फ्लेम सेल्स बोलिए, सोलेनोसाइट बोलिए और बेटा बोलिए प्रोटोनेफ्रीडिया। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग खुद पता लगाओगे। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट अगर मैं वर्ड बोलूँ तो ये और कहाँ मिलता है, दैट मीन्स मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, विच ऑफ द टू फॉलोइंग एरियाज कंटेन्स फ्लेम सेल्स, राइट। रेस्पिरेशन में बोले तो बेटा टेप फॉर्म एनारोबिक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, वहाँ पे तो सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सर्कुलेशन कोई स्पेशलाइज सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। लोकोमोशन और स्केलेटन के नाम पे बेटा, स्केलेटन के नाम पे इसके पास हाइड्रोस्केलेटन है और कुछ फॉर्म्स इसके लोकोमोशन कर पाते हैं, कुछ फॉर्म्स नहीं। न्यूरल सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है और जहां से अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, एक एक्सक्रीशन फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स, दूसरा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बोलने के लिए बेटा लैडर लाइक न्यूरल सिस्टम है। यहाँ पे आपको हेड गैंग्लिया मिलता है और यहाँ पे इस तरीके से वेंट्रल 2 रॉड्स मिल रही है, ये 2 रॉड्स मिल रही हैं जिनको हमने ट्रांसवर्स कनेक्शन से कॉम्बिशर से ज्वाइन किया हुआ है। गैंग्लिया बेटा आपको बताया था, गैंग्लिया इज एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। सेंस ऑर्गन्स के नाम पे बेटा पहली बार यहाँ पे आंख जैसी कोई चीज मिली, जिसको आई स्पॉट कह दिया आपने या फिर उसको कह दिया ऑसिलाई। ऑसिलाई मिलता है प्लैनेरिया के अंदर, राइट। ये आई स्पॉट है, इसको मैं सिंपल फोटो रिसेप्टर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर बेटा किसी भी चीज को कहेंगे जो लाइट को रिसेप्शन करेगी, यानी लाइट को देखेगी कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, राइट। रिप्रोडक्शन में देखिए बेटा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मिल रही है। एसेक्सुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन प्लेनेरिया के केस में, और फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इन द केस ऑफ प्लेनेरिया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और यहाँ पे बहुत सारे लार्वा मिलते हैं। लार्वा के नाम की बात करें तो आपसे बहुत सारे अलग अलग लार्वा मिल सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा फैसियोला हेपेटिका में हमने पढ़ा था मासा रोकोमत, मेरासीडियम, सा से स्पोरोसिस्ट, रो से रीडिया, को सर्केरिया एंड इधर मेटा सर्केरिया। मासा रोकोमत ये हमने चीजें पढ़ी बेटा, इतना तो अपने को क्लियर हो गया। वापस आके देखते हैं, यहाँ पर ये सारा का सारा पोर्शन कर लिया। फिर हमने देखा था कि पैरासाइट किसी को क्यों भी कहते हैं। एक पैरासाइट वो जानवर जो किसी और होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। पैरासाइट आपके पास एंडो एक्टो भी हो सकता है, डिपेंडिंग वो बॉडी के अंदर है या बाहर है। बाहर हुआ तो एक्टो, अगर अंदर हुआ तो एंडो, राइट। पैरासाइट को फिर हमने मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक कह दिया। अगर कोई पैरासाइट मोनोजेनेटिक है तो वो अपनी लाइफ स्पैन के लिए वो सिर्फ एक होस्ट पे डिपेंड करेगा, उसी होस्ट में रिप्रोड्यूस करेगा और बार बार उसी होस्ट को इन्फेक्ट करता रहेगा, उसी होस्ट मतलब उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को। बट अगर डाइजेनेटिक है तो वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा एक होस्ट, एक टाइप ऑफ होस्ट में बिताता है, यानी एक स्पीशीज में बिताएगा और आधा हिस्सा दूसरे स्पीशीज में। जब वो डाइजेनेटिक होगा तो दैट मीन्स उसको कम से कम 2 होस्ट चाहिए। तो जब 2 होस्ट हैं तो बेटा एक होस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। When you are digenetic, you need 2 type of host. One of the hosts should be more important. More important है क्यों? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी जो फीचर्स है लाइफ के वो जो होते हैं उसको हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, राइट। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्योंकि बेटा वो फ्री लिविंग एंडोपैरासिटिक दोनों है, तो एंडोपैरासाइट अगर होंगे तो पैरासिटिक एडेप्टेशन होंगे। और नाम के लिए बोलने के लिए बेटा हुक्स इस तरीके से इंटेस्टाइन की वॉल में काट दिए जाते हैं। सकर्स के इंटेस्टाइन की वॉल से चिपका जाता है, मतलब चिपक जाते हैं, राइट। अब ये हुक्स एंड सकर्स, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हुक्स की बात करूँ तो बेटा हुक्स इस तरीके से अरेंज्ड है, इस तरीके से 2 सर्कल्स में अरेंज्ड है। आप यहाँ देख सकते हो टीनिया सोलियम में, ध्यान से मेरी बात सुनना, टीनिया सोलियम में हुक्स आर अरेंज्ड इन रोज, 2 सर्कुलर रोज। और बॉडी का एंटीरियर कोनिकल रीजन को हम रोस्टेलम कहते हैं, और इस रोस्टेलम पे यू फाइंड 2 सर्कुलर रोज ऑफ द हुक्स, राइट। इसके अलावा बेटा आप यहाँ पे सकर्स भी तो देख पा रहे हैं।
हमने को हुक्स एंड सकर्स देखा और उसके साथ साथ पैरासिटिक एडेप्टेशन में अपनी बॉडी सरफेस से फुट सक कर लेते हैं। थिक बॉडी वॉल होती है इनकी जो बॉडी को एंजाइम से बचाती है और रिप्रोडक्शन बहुत हाई। याद रखना अगर कोई चीज़ बहुत ही हाई रिप्रोड्यूस कर पाएगी तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे दे पाएगी, जो अपने आप में एक पैरासिटिक एडेप्टेशन माना जाता है, राइट। नेक्स्ट फैसियोला हिपैटिका, ये लिवर के अंदर रहता है। फैसियोला से वर्ड, हिपैटिका से वर्ड बेटा हमें मालूम लग रहा था लिवर। प्राइमरी होस्ट गोट, सेकेंडरी होस्ट स्नेल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लार्वा आपको बता चुका हूँ। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीनिया सोलियम। डाइजेनेटिक है और ह्यूमंस और पिग दोनों है। लार्वल स्टेजेस बेटा आपको ये नाम दे रखे हैं, ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडरवॉर्म। ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर आके आपको प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर टीनियासिस प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टीनियासिस, याद रखना। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका आपको बता दिया गया, राइट। तो ये था आपका प्लेटिहेल्मिंथेस। जल्दी से एस्केल्मिंथेस को भी निपटा देते हैं। एस्केल्मिंथेस को देखा पहली बार यहाँ पर आपके पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान मिला। आप देख सकते हो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, तो बेटा इसके पास माउथ तो मिलेगा। माउथ मिलेगा तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा और यहाँ पे बॉडी कैविटी भी मिली। बॉडी कैविटी मिलती है लेकिन वो नकली कैविटी होती है, इसलिए इसको सूडोसिलोम टर्म कर देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बेटा प्लेटिहेल्मिंथेस से शुरू हो ही चुका था। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने को कोई टेंशन नहीं, इसमें कुछ लोग फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं, ये भी अपने को मालूम है। अगर बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी वॉल में मसल्स हैं और ये मसल्स बॉडी को मूव करने में मदद करती है। ऑल्सो बॉडी वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम टर्म करते हैं क्यूटिकल, राइट बेटा। फिजियोलॉजी की बात करें, डाइजेशन कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका प्रॉपर है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इसका फेरिंग्स वाला रीजन काफ़ी स्ट्रांग होता है जिसकी मदद से ये अपना जितना भी चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं। एक्सक्रीशन के नाम पे बेटा अगेन आपके पास रेने सेल्स होते हैं। ध्यान रखना एक्सक्रीशन के नाम पे इसके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब है, एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो इसको एक्सक्रीशन में मदद करती है। और इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के साथ जुड़े हुए स्पेशल सेल्स हैं जिनको कहते हैं रेने सेल्स। रेनेट नहीं बोलते हैं, कहते हैं रेने सेल्स, और ये रेने सेल्स मदद करते हैं। अमोनोटेलिक है, इसमें तो कोई अपने को टेंशन नहीं। एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल है। और सर्कुलेशन कोई ऐसा स्पेशल सिस्टम नहीं है। लोकोमोशन के लिए कोई ऐसा खास नहीं, लोकोमोटरी इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते, कोई अपेंडिजेस नहीं होते। हाइड्रोस्केलेटन है जो स्केलेटन का काम करता है। नर्वस सिस्टम को देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपके पास ब्रेन रिंग मिल रही है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स मिल रही है। ब्रेन रिंग मिल रही है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉम्यूजर्स नहीं मिल रहे बेटा, राइट। ओके, ब्रेन रिंग एक ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, तो यानी इसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू प्लेटिहेल्मिंथेस। सेंस ऑर्गन के नाम से बेटा आपके पास पैपिले, एम्फिड्स एंड फेसमेट्स, इनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में बेटा ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं मिलती। डायोशियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्लियर होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर आप मेल फीमेल को कर सकते हैं डिफरेंशिएट। अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है तो मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि मेल कैसा तो फीमेल कैसी। तो अगर बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल में, तो मेल बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है। फीमेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, ये हमने पढ़ा। मेल छोटा, फीमेल बड़ी। पिनियल सीटी आपके पास मेल में मिलेंगे। पोस्टीरियर एंड अगर हुक्ड, अगर इस तरीके से कर्व्ड होगा वो भी मेल का होगा। तो ये फीचर्स हमने मेल को लेके पढ़े। लार्वा की बेटा यहाँ पे बात करते हैं, ये लार्वा आपके क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। लार्वाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटा। इसके साथ साथ ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आपको याद करना है। एग्जांपल्स में सबसे ज़्यादा एस्कर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ बेटा एस्केल्मिंथेस फिनिश। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आपने पूरा बढ़िया से एव्स पढ़ा, आपने ये रिवीजन के लिए आपने 2 फाइलम्स देख लिए। वो हमारे पास रिवीजन के लिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। इनफैक्ट बोलूँ एकाइनो और हेमिकॉर्डेटा तो बहुत आसान है। आपके पास रिवीजन के लिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये तीनों बचे। इसको हम मैमेलिया और अगले दिन हम बाकी तीनों टिल एकाइनोडर्मेटा तक फिनिश ऑफ कर डालेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। खूब बढ़िया से तैयारी करो, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते जाओ। आपके पास बहुत वक्त है, अपनी पूरी की पूरी, बहुत वक्त नहीं है, बहुत जज्बा है। वक्त ज़्यादा हो कम हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जज्बे से मेहनत करते हुए रहना है। बड़े बड़े लोग 2-2 मिनटों में नहीं बनते। दुनिया में हम कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट फॉर्म्ड इन वन डे, रोम वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन वन डे। दुनिया में जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उनको बेटा डेवलप होने में वक्त लगा है, मेहनत सबको लगती है। महेंद्र सिंह धोनी की MSD वाली बुक तो मूवी तो सबने देखी होगी। मेहनत बहुत लगती है। जीवन में अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए ना तो बेटा फिर उसका मतलब नहीं होता। डॉक्टर बनना मुश्किल है ना, इसलिए उसकी इज्जत है।
नहीं तो पीएन बन जाते, या तो कुछ भी बन जाते। मैं किसी भी जॉब को कम ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जिस चीज़ का बनना मुश्किल होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात जानते हो ना। तो इज्जत अगर कमानी है, अगर डॉक्टर बनना है तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत, इस कमाल की बात है कि तुम मेहनत को एंजॉय करना शुरू कर दो। जिस टाइम हम मेहनत करते हैं उस टाइम एंजॉयमेंट नहीं होती, लेकिन रात को सोते वक्त आज मालूम होता है कि भैया खूब मेहनत करी, आज का दिन वैसा गया जैसा मैं चाहता था। अगर उस स्टेज पे पहुंच गए ना, निकाल दोगे, मुझे पता है। तो बेटा घर जाओ, खूब मेहनत करो और जाओ और फोड़ो।